नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से छपवाया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो सीक्वेंस को इस हिसाब से मिला लें, और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है। अगर आपको सीक्वेंस नहीं मिल पा रही है तो अपने दोस्त वगैरह से ये एडिशन ले लें, फोटो स्टेट करा लें, या फिर हम टेलीग्राम चैनल को हमने अपने यूट्यूब चैनल से लिंक कर दिया है। जो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसको हम पीडीएफ की फॉर्म पर टेलीग्राम चैनल पर डालते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी इस वीडियो को। सेंटेंस आपके सामने ये लिखा है, हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। जो सेंटेंस हमें दिया होता है हमें उसमें इम्प्रूव करना होता है, और वो इम्प्रूवमेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हो सकता है, आपके वोकेबलरी के बेसिस पर हो सकता है, या आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल, जिस तरह से आप लैंग्वेज को समझते हैं, जिस तरह से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की, उसके आधार पर भी हो सकता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हुए जाएंगे सेंटेंस को, देखेंगे कि कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है, किस तरह के वर्ड्स को हमने इस्तेमाल किया है। सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ही, जो कि एक प्रोनाउन है। निश्चित तौर पर इसको सब्जेक्ट कहा जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ स्कोप नहीं है। इज यहाँ पर देखिए, अभी जो इज है ये बी की फॉर्म है। अब ये बी की फॉर्म यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। अगर आप बी को यानी कि इज को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे तो आप एडिक्टेड को मेन वर्ब की तरह कंसीडर करेंगे, और अगर आप बी को मेन वर्ब कंसीडर कर रहे हैं, इट मीन्स वो हो गई लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और इस फिर एडिक्टेड को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट की इन दोनों में से कौन सा कंसीडर किया जाना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पर मैं खुलकर बात कर चुका हूँ। पिछले कम से कम 15 वीडियोस में मैं इसको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह तो है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसको तब कहा जाना चाहिए था। देखिए, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने स्ट्रक्चर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। अब बी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी रहती है, ये मोस्ट केसेस में पैसिव स्ट्रक्चर होती है। ये पैसिव स्ट्रक्चर होती है, और पैसिव स्ट्रक्चर यानी कि पैसिव वर्ब की पैसिव फॉर्म का मतलब होता है एक्शन डन बाय समबडी एल्स। एक्शन डन बाय समबडी एल्स यानी कि एक्शन किसी और के द्वारा किया गया हो। लेकिन एक संभावना यहाँ पर एक और होती है, वो संभावना होती है कि जो बी है इसको आप मेन वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब कंसीडर कर लें, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप एडजेक्टिव कंसीडर कर लें। उस सिचुएशन में ये एक्शन डन बाय समबडी एल्स नहीं कहा जा सकता। सिर्फ आप ये कहेंगे कि लिंकिंग वर्ब ने लिंक कर दिया इस एडजेक्टिव को, कॉम्प्लीमेंट को किसी सब्जेक्ट से, और ये चूंकि एडजेक्टिव है तो ये उस सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है एक्शन डन बाय समबडी एल्स, यहाँ पर ये केवल स्टेट बता रहा है। तो क्या ये एक ऐसा एक्शन है जो किसी और के द्वारा किया गया होगा? क्या ही को किसी और ने एडिट कर दिया होगा? क्या ही का दोस्त आया होगा उसको एडिट करने के लिए? ऐसा मीनिंग कन्वे नहीं किया जा रहा है। ही इज एडिक्टेड, यहाँ पर इसको बी को मेन वर्ब कंसीडर किया जाना चाहिए, और इस एडिक्टेड को कंसीडर किया जाना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट या कंडीशन बताई गई है कि वो एडिक्शन की स्टेट में है। इतनी सी बात हो गई है, तो चलिए आगे चल लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं आगे के सेंटेंस को इंटरप्रेट करने के लिए। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये जो बी है मैं इसको मेन वर्ब कंसीडर करूंगा, और इस एडिक्टेड को कहूंगा मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव। अब देखिए, आगे हमें ये बताने के लिए कि उसका एडिक्शन किस थिंग से है, किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से है, हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, और एडिक्टेड के साथ लगाया जाता है प्रीपोजिशन टू। इस प्रीपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट अल्कोहल। एंड कंजंक्शन लगाया गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ेगा, तो मेन वर्ब को मेन वर्ब से जोड़ रहा है। एग्जर्ट्स क्या है? मेन वर्ब है। अभी मैं मीनिंग बताऊंगा इस मेन वर्ब का, और इस मीनिंग से ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखेगा। तो ये एग्जर्ट जो है मेन वर्ब है, और एंड कंजंक्शन ने इस एग्जर्ट्स मेन वर्ब को इज जो कि बी थी इस मेन वर्ब से जोड़ दिया। ठीक है साहब। अब देखिए, जो एग्जर्ट है मेन वर्ब, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसका जो मीनिंग होता है टू यूज फोर्स, इन्फ्लुएंस, पावर, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी ऑन समवन और समथिंग। ठीक है, किसी पर्सन पर या किसी थिंग पर फोर्स को, इन्फ्लुएंस को, किसी अथॉरिटी को, किसी पावर को, किसी स्ट्रेंथ को
अप्लाई करना, यूज करना। तो यहाँ पर क्या यूज किया मैंने, ओन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया था एग्जर्ट्स के मीनिंग में भी और एग्जर्ट्स के साथ भी ओन प्रीपोजिशन आएगा। एग्जर्ट ट्रांजिटिव वर्ब थी तो उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, अब बैड इन्फ्लुएंस नाउन, बैड हो गया एडजेक्टिव और ए हो गया आर्टिकल। फिर यहाँ पर हमने ओन प्रीपोजिशन लगाया उस चीज को बताने के लिए जिस चीज पर इस बैड इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट किया जा रहा है। तो ये ऑन प्रीपोजिशन है, उस प्रीपोजिशन का आ गया ऑब्जेक्ट। बाकी सब ऑप्शन गलत थे। ठीक है, ये हो जाएगा 91 का फर्स्ट। आगे चल लेते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए, शेक्सपियर के बारे में आप जानते हैं, विलियम शेक्सपियर उनका नाम था। एक इंग्लिश जो है विद्वान थे। बहुत सारे उनकी क्रिएशंस है, बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। मैं क्या ही उनकी तारीफ करूं, सब उनके बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम है। किसी व्यक्ति का नाम क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो प्रॉपर नाउन ही तो कहोगे, लेकिन अगर हम इस नाम को एक कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करें या हम केवल शेक्सपियर लिखें और हम ये कहें कि शेक्सपियर एक कॉमन नाउन है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस चीज से, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर शेक्सपियर का मतलब है द पर्सन हैविंग क्वालिटीज, एबिलिटीज और एट्रीब्यूट्स लाइक विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर तो एक थे, लेकिन वो पर्सन जिसमें विलियम शेक्सपियर के एट्रीब्यूट हो, उस पर्सन को हम विलियम शेक्सपियर कह के रिफर कर रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के लिए किया जा सकता है। हमने किसी में भी वो एबिलिटीज देखी, वो क्वालिटीज देखी जो विलियम शेक्सपियर में थी। तो अब हम शेक्सपियर को क्या कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉमन नाउन का मतलब एक ऐसा नाउन जो कॉमनली बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हम यहाँ दिल्ली में गए, हमने दिल्ली में देखे दो पर्सन है एकदम विलियम शेक्सपियर की एबिलिटीज क्वालिटीज के साथ, तो हमने दोनों को शेक्सपियर कह दिया। हम मुंबई में गए, मुंबई में देखा एक पर्सन है जो बिल्कुल हूबहू विलियम शेक्सपियर की तरह बिहेव करता है, उनकी क्वालिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स उसमें है, प्रॉपर्टीज उसमें है, हमने उसको शेक्सपियर कह दिया। तो हम कॉमनली इस वर्ड को यूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों में वो क्वालिटी हो जिसमें जो विलियम शेक्सपियर में थी। इसलिए शेक्सपियर को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। अब चूंकि ये कॉमन नाउन है और हमने कर दिया इसको स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लगाकर कि हम कहाँ के इस कॉमन, कहाँ के पर्सन की, कहाँ के शेक्सपियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लगाना है इससे पहले एक आर्टिकल द। चूंकि हमने ऑफ इंडिया लगाकर इसको स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया। इस प्रकार से आपका हो जाना था नो इम्प्रूवमेंट। शेक्सपियर अगर हम लिखते तो हमने फिर ये प्रॉपर नाउन यूज कर लिया, फिर हमने प्रॉपर नाउन यूज कर लिया। आज शेक्सपियर हमने लिखा तो शेक्सपियर को हमने कॉमन नाउन की तरह यूज तो किया, लेकिन हमने जो आर्टिकल लगाया वो इस ऑफ इंडिया फ्रेज जो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, इसके साथ जस्टिफाइबल नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया था, ये गलत हो गया था। लाइक शेक्सपियर हमने अगर लिखा तो हमने लाइक लगाया प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाया, लेकिन अभी भी कालिदास इज लाइक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो बात सही, ये ठीक है, सही कर दिया आपने। लेकिन अभी भी ये जो ऑफ इंडिया लगा हुआ है इस एडजेक्टिव फ्रेज, देखिए यहां पर अगर मैं लिख देता लाइक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो लाइक तो प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये, लेकिन अभी भी ये जो एडजेक्टिव फ्रेज लगाई गई है ये तो शेक्सपियर के लिए लगाई गई है, तो अभी भी इसको डेफिनेटली करना था। यहाँ पर भी ये गलती कर दी। हाँ, यहाँ पर लाइक द शेक्सपियर लिख देता तो कहानी बदल जाती। ठीक है, 92 का हो गया 4। 93 पर चल लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड आउट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। फटाफट इसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो गया नाउन, द हो गया यहाँ पर आर्टिकल, ऑल एक और डिटर्मिनर लगाया गया है इस पूरी फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए। ऑल द स्टूडेंट, देखिए जो नाउन होते हैं उनसे पहले एक से ज्यादा आर्टिकल या एक से ज्यादा डिटर्मिनर लगाए जा सकते हैं। जैसे ये जो द आर्टिकल है ये भी एक डिटर्मिनर ही है, और ऑल क्या है, ये भी एक डिटर्मिनर है,
ऐसे एडजेक्टिव भी लगे हुए देखे होंगे आपने, एक नाउन से पहले दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर लगाए जा सकते हैं, बट उनको लिखने का एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा जाता है। ये जो ऑल होता है ना, ये बाकी के सारे डिटर्मिनर से पहले लिखा जाता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स, ये पूरी क्या हो गई, नाउन फ्रेज हो गई, और ये नाउन फ्रेज निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट का काम करेगी। चूंकि प्लूरल की बात हो रही थी तो हैव भी सही लिखा है इन्होंने, हमें इम्प्रूव करना है यहाँ पर। अब देखिए जो पास है, इस मीनिंग में, इस ऑब्जेक्टिव में, इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए कि किस मीनिंग को कन्वे, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये सेंटेंस लिखा गया है। इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग में ये जो पास वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। पास द एग्जाम, फेल द एग्जाम, ठीक है, फेल भी ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाना था, इस आउट ऑफ की तो जरूरत ही नहीं थी। पास द फाइनल एग्जाम, पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया द फाइनल एग्जामिनेशन, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाना था। लेकिन आपकी एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो पास आउट इसने लिखा है, पास आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है टू बी अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोशी की हालत में आ जाना, इसका मतलब होता है पास आउट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं, शी ड्रैंक अ लॉट लास्ट नाइट एंड पास्ड आउट, बहुत ज्यादा पी ली उसने और बेहोश हो गई। ठीक है, दो फ्रेजल वर्ब और है, चले इन्हें भी समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटेंस में हमारे काम आएंगी। क्या लिखा हुआ है, पास ऑन। पास ऑन का एक मतलब होता है टू डाई। पोलाइट वे में अगर हम टू डाई लिखना चाहते हैं, हिंदी में भी हम जैसे कह देते हैं गुजर गए, चले गए। गुजर गए और चले गए का मतलब क्या हो जाता है कि डेथ हो गई उनकी। तो पास ऑन का मतलब हो गया टू डाई। पोलाइट वे में अगर हम टू डाई को रिफर करना चाहते हैं, डेथ को रिफर करना चाहते हैं, तो पास ऑन को इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और मीनिंग होता है इसका पास ऑन का, टू ट्रांसफर समथिंग। अब ये जो समथिंग है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई आपने कप रखा हुआ है टेबल पे, उसको पास ऑन कर दिया। मैंने पेन इस भाई से लिया और इस भाई को दे दिया। क्लास में हम करते हैं ना, यार भाई जरा पेन लेके दे, तो उससे मेरा खत्म हो गया। तो एक बीच वाला दोस्त क्या करता है, उससे पेन लेके, उससे कोई कलम लेके उसको ट्रांसफर कर देता है, तो ये पास ऑन होता है ना। टू ट्रांसफर समथिंग, समथिंग का मतलब कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई नॉलेज भी हो सकती है। ठीक है, हमने किसी से कुछ सीखा, हमने दूसरों को सिखा दिया, नॉलेज को पास ऑन कर दिया। कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, हमें किसी ने कोई चीज बताई, हमने दूसरे को बता दी। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए पास ऑन आ जाता है। तीसरी फ्रेजल वर्ब है आपकी पास अवे। पास अवे, पास अवे का सीधा सीधा मतलब होता है टू डाई। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये हो गया हमारा 93, पास हो जाना था। बाकी तो उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे कर ही नहीं रहे हैं, जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस सेंटेंस को लिखा गया। 94, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। पार्ट यहां पर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ग्रेटर हो गया एडजेक्टिव, पार्ट के लिए द लग गया आर्टिकल। ये हो गई पूरी एक नाउन फ्रेज जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। ऑफ लग गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग नाउन और द आर्टिकल। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी हुई है, ये इस पार्ट के लिए क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है, क्योंकि नाउन के बारे में बताने के लिए आई है, तो निश्चित तौर पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब देखिए आगे लिखा हुआ हैज बीन। हैज बीन लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, एक कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हो गई, चूंकि पैसिव में हम लेके जा रहे हैं। ये क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम कर रही है इसके साथ आके। इस हेल्पिंग वर्ब ने टेंस बताने का काम किया, इस हेल्पिंग वर्ब ने स्टेट और पैसिव फॉर्म में लाने का काम किया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पॉइल्ड, डिमोलिश्ड, डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसको तो हटा दो। स्पॉइल्ड, डिस्ट्रॉयड और डिमोलिश्ड के सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर, लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए लिखी जाने वाली वर्ब है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है, इनके यूसेज पे डिफरेंस है कि किस सिचुएशन में कौन सा वाला यूज करते हैं। जरा इसको जान लेते हैं, आगे भी काम आएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय का सीधा सीधा मतलब है टू डैमेज
समथिंग completely so that it can't be used further। किसी चीज को कंप्लीटली डैमेज कर देना कि उसका आगे कोई यूज ही ना हो, उसे कहेंगे डिस्ट्रॉय। एक वर्ब थी हमारी स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या है? स्पॉइल का मतलब है टू डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द प्लेजर, reduce the pleasure, interest और ब्यूटी ऑफ समथिंग, है ना। कोई आर्ट है, कोई सॉन्ग है, कोई आपने कुछ फूड बनाया है, आपने कोई ड्रेस डिजाइन की है, आपने उसकी ब्यूटी को, उसके इंटरेस्ट को, आपने उसके प्लेजर को किसी भी चीज के खत्म कर दिया, तो आप क्या कहते हैं? आपने स्पॉइल कर दिया। स्पॉइल का मुख्य मीनिंग ये है, प्राइम मीनिंग ये है, लेकिन स्पॉइल कुछ कंटेक्स्ट में डैमेज के मीनिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है, डिस्ट्रॉय के मीनिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक है। इस मीनिंग में ट्रांजिटिव भी रहेगी, इंट्रांजिटिव भी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि स्पॉइल को मेनली इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन किसी कंटेक्स्ट में अगर वो इस तरह से भी इस्तेमाल हो रही है तो इट्स ओके। मेन उसका मीनिंग ये है। एक और वर्ब थी हमारी डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग इन ऑर्डर टू यूज इट्स लैंड फॉर अदर पर्पस। ठीक है सर, फॉर अदर पर्पस। कोई बिल्डिंग कहीं पे खड़ी हुई है किसी लैंड पे, उस बिल्डिंग को गिरा देना, उसकी जमीन को खाली करना, क्योंकि आपको कुछ और करना है उसका। ठीक है, इसको कहते हैं डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग इन ऑर्डर टू यूज इट्स लैंड फॉर अदर पर्पस। तो आपके सामने जो सेंटेंस दिया गया है वहां पर अगर देखेंगे तो इस मीनिंग को, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सबसे सही जो वर्ड है, जो सबसे सही वर्ब है, वो है डेमोलिश्ड। डेमोलिश्ड स्पेसिफिकली किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। तो डिस्ट्रॉय को हटाओ, स्पॉइल्ड को हटाओ, यहां पर लिखो डेमोलिश्ड। 94 का हो गया दूसरा। आगे चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। दिस यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब प्रोनाउन होगा। इज यहाँ पर मेन वर्ब है, यानी कि बी की फॉर्म है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर वन, एक प्रोनाउन की तरह। ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। द बेस्ट नॉवेल्स, नॉवेल्स नाउन, बेस्ट लग गया एडजेक्टिव, और द लग गया आर्टिकल। चूंकि हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें एक डेफिनेट, एक स्पेसिफिकनेस को दिखाने के लिए हमें द आर्टिकल लगाना पड़ा। आगे लिखा हुआ है डैट, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और खुद एक सब्जेक्ट हो रहा है इस वाली क्लोज के लिए, हैव अपीयर्ड दिस ईयर। और ये आया किसके लिए होगा? बेस्ट नॉवेल्स के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज से। ठीक है, डैट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, और हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, अपीयर्ड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में है और इंट्रांजिटिव नेचर की है, तो ऑब्जेक्ट की बात तो यहाँ पर कर मत देना। आगे जो लगा हुआ है दिस ईयर लगा हुआ है, जो कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इस एडवर्ब टाइम के हिसाब से टेंस भी हमारा ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। देखिए, नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस एकदम सही है। अभी मैं बता दूंगा, एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता था, उस ऑप्शन पर बात कर लेंगे। फिलहाल आप सारे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, डैट हैव की जगह हम डैट लगाते हैं, डैट हैव की जगह हम डैट लगाते हैं तो हमने हैव को हटा दिया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को हटा के हमने क्या लिखा? डैट अपीयर्ड दिस ईयर। अपीयर्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, टाइम दे रखा हमें प्रेजेंट का, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं।
डैट हैज हम लगा नहीं सकते। देखो ये जो डैट रिलेटिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं, कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन जो लिखा जाता है, इनका अपना कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इनका अपना कोई पर्सन या कुछ नहीं होता, ये लिखे जाते हैं अपने एंटीसीडेंट के लिए। तो जो एंटीसीडेंट हो वही ये हो जाएंगे। अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो डैट को आप सिंगुलर ही समझते, अगर एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है, क्या लिखा हुआ है नोवेल्स, तो आप डैट को प्लूरल ही कंसीडर करके चलेंगे। तो जब आपने डैट को प्लूरल कंसीडर कर लेना है कि एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो प्लूरल एंटीसीडेंट के लिए लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हैव लिखना है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। अब देखो एक चीज और है यहाँ पर, ये जो तीसरा ऑप्शन है टू हैव, अगर आप यहाँ पर क्या लिख दें, इसको मैं तीसरे ऑप्शन को समझाने के लिए मैं इसको पूरे को इरेज करता हूं। अच्छा ऑप्शन है, इस ऑप्शन ने ही बच्चों को कंफ्यूज किया होगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो बेकार थे। टू हैव, आपने डैट हैव की जगह लिख दिया टू हैव अपीयर्ड दिस ईयर। अब देखिए टू हैव अपीयर्ड, टू हैव अपीयर्ड, ये क्या लिखा हुआ है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है परफेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है, ये लिखा हुआ है परफेक्ट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू प्लस B1 और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाने का जो लॉजिक होता है हमारे पास वो ये होता है कि हम ये तब लगाते हैं जब इन्फिनेटिव में जो एक्शन हो वो पहले का हो। कब, जब इस वाली स्टेट से या इस वाले एक्शन से पहले का हो, पहले कुछ हो गया, ठीक है, उस कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाते हैं। हम यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव लगा के सेंटेंस को तो सही कर देते। पहली बात तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमने जो टू हैव अपीयर्ड लगाया है किसके लिए लगाया है, बेस्ट नोवेल्स के लिए लगाया है, ठीक है, या फिर वन के लिए लगाया है, या फिर दिस के लिए लगाया है। अब ये क्लॉज जो लिखी गई है ये तो बेस्ट नोवेल्स के लिए लिखी गई है। टू हैव अपीयर्ड लगाने से हमारे सामने कंफ्यूजन हो सकता था कि बेस्ट नोवेल्स इस नाउन फ्रेज के लिए लगाएं, वन के लिए लगाएं या दिस के लिए लगाएं। चलिए ठीक है, इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं, मान लेते हैं क्योंकि टू हैव अपीयर्ड बिल्कुल द बेस्ट नोवेल्स के बाद में है, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर के हिसाब से मान ये कंसीडर कर लिया कि हमने टू हैव अपीयर्ड द बेस्ट नोवेल्स के लिए लगाया होगा। लेकिन एक पॉइंट यहां पर ऐसा है जो कि मैं इसको ऐसे सही है, लेकिन ज्यादा बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है वो यही है, नो इम्प्रूवमेंट। वो क्यों, देखिए यहाँ पर हमने दा लगाया है इस सुपरलेटिव लिंग्विस्टिक्स को बताने के लिए, यानी कि डेफिनेट उसको स्पेसिफिक करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए, और उसको डेफिनेट करने के लिए ही हमने एक क्लोज लगाई है। हमने बताने के लिए कि हम कौन से बेस्ट नॉवेल्स की बात कर रहे हैं ये क्लोज लगाई है, तो हमने एक क्लोज लगाई है इसको डेफिनेट करने के लिए, इसको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाने के लिए। अगर हम यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाते हैं तो चूंकि ये क्लोज इसको डेफिनेट करने का काम भी कर रही थी, इसको बताने का काम भी कर रही थी, वो काम यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो द आर्टिकल हमने लगा रखा है और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगा रखी है, ये बिल्कुल लॉजिकल कोऑर्डिनेंस में है, ये बिल्कुल ग्रामर की स्ट्रक्चर के हिसाब से एक दूसरे की कन्फॉर्मिटी में है, और इसी को बताने के लिए हमने एक क्लोज लगाई है। परफेक्ट इन्फिनेटिव इस काम को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन तो ये भी सही था लेकिन ये 2 बार सही, ठीक है, ये भी सही हो जाता ऑप्शन लेकिन ये 2 बार सही। इसमें चूंकि ये लिखा हुआ है इस तरह से और इसको बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में है तो मैं इसी को चूज करूंगा। ये ऑप्शन था जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता था, ठीक है। अब देखो टू हैव अपीयर्ड दिस ईयर, ये लगाया आपने तो सही है, चूंकि ये बता रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स जब इसको कहा गया उससे पहले ये अपीयर हो गए थे, पहले नोवेल आए होंगे, उसके बाद हमने उसमें किसी एक को वन ऑफ द बेस्ट कहा होगा, यही तो हुआ होगा, तो उस मीनिंग के साथ सही है, स्ट्रक्चर के साथ सही है, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका यही ऑप्शन था। इस तरह से ही आप सोचेंगे सेंटेंसेस के साथ। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगा, जैसे ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।